माँ की मृत्यु कहानी का दूसरा भाग। इस बंगले को बेचकर जो रकम मिलती उसी से फ्लैट बनवाता यदि आप हम लोगों के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते। तो पापा ने कहा, मैं अपने जीते जी यह बंगला नहीं बेचूंगा। तुम बैंक में ऑफिसर हो, तुम्हारा तो अच्छा खासा पेमेंट है। तुम अपने पेमेंट पर लोन लेकर बंगला ऊपर कंप्लीट कर लो। पापा, आपकी भी चिंता लगी रहती है, 2 घरों की देखभाल कैसे करूँगा। पापा ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो। एक आशा खत्म होने पर रमेश व्यग्र हो गया। कम से कम अलमारी की चाबी ही दे दीजिए। रोशनी अपने साथ मम्मी के गहने और जेवर ले जाना चाहती है। तुम्हारी पत्नी के पास कपड़े गहनों का अभाव तो नहीं है। कम से कम मेरे मरने की प्रतीक्षा करो। रमेश रोशनी मायूस होकर लखनऊ लौट आए। रास्ते में रोशनी बोली, पापा, कहीं अंजलि मौसी से प्रेम का चक्कर तो नहीं चल रहा। रमेश को रोशनी की बातें अस्तरहीन लगीं, किंतु वह चुप रहा। अगली बार वे बच्चों सहित जल्दी ही आगरा पहुंचे। वहां अंजलि मौसी को माँ की साड़ी और गले में सोने की जंजीर पहने देख उन्हें शक हुआ। अच्छे खान पान से शरीर भर गया था। वे सुंदर लग रही थी। उनकी लड़की अच्छी शिक्षा दीक्षा के कारण स्वभाव से गंभीर लग रही थी। आप में बड़ा परिवर्तन आया अंजलि मौसी, रमेश बोला। उस वक्त पापा वहाँ नहीं थे। कैसा परिवर्तन? वैसी ही तो हूँ, अंजलि ने विनम्रता से कहा। आप काम वाली कम घरवाली ज्यादा लग रही हैं। ऐसा कहकर पाप का भागी न बनाए। हम तो मालिक की सेवा मन और लगन से करते हैं, सो कभी कभी इनाम मिल जाता है। अंजलि मौसी ने उनकी घृणास्पद अपेक्षाओं को भी अपनी विनम्रता से ढकने का प्रयास किया। रमेश रोशनी के ईर्ष्या संदेह से हृदय को तनिक राहत मिली, किंतु पापा राहुल की स्वार्थपूर्ण योजनाओं, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति की बातों से चिढ़ गए। वे बोले, बेटा, बाप की मृत्यु के बाद वसीयत की गद्दी पर बैठता है तो मेरे जीते जी ही बैठने के लिए मरा जा रहा है। रमेश कैसे कहता, दिनों दिन जवान होते जा रहे हो पापा। को अंजलि मौसी अपने परिश्रम से दिनों दिन स्वस्थ प्रसन्न करती जा रही थी। सो दूर दूर तक उनकी मृत्यु के आशा नजर नहीं आ रहे थे और उसके गाड़ी, बैंक बैलेंस और बंगला आदि के सपने टूट कर बिखर रहे थे। पापा के जीवित रहते ही उन्हें हथियाना चाह रहा था, तो पापा के उग्र स्वभाव और रवैये से वह सब संभव नहीं लग रहा था। रात के खाने के बाद साधारण बातचीत ने झगड़े का रूप ले लिया। रमेश अपनी असलियत पर उतारू आया और बोला, पापा, कहीं आप दूसरी शादी के चक्कर में तो नहीं है? यदि ऐसा है तो इससे शर्मनाक हो ही नहीं सकता। पापा की बोलती बंद हो गई। वे हक्के बक्के इकलौते पुत्र का मुंह देखते रह गए, लेकिन फिर जल्दी ही समझ गए। बोले, आज तुझे अपना पुत्र कहते हुए लज्जा अनुभव होता है। एक निस्वार्थ स्त्री जिसने तेरे मरते हुए बाप को आराम और सुख के 2 पल दिए, उसे तूने गाली दी, साथ ही अपने जन्मदाता को शर्मसार किया। मैं तुझे एक पल यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुबह होते ही अपने परिवार सहित यहाँ से चले जाओ, दिखाई मत देना। ऐसे पुत्र से तो निसंतान होना बेहतर है। पापा के रुख को देखकर रमेश की सिट्टी पिट्टी गुल्ल हो गई। अगले ही दिन वे लखनऊ चले गए। फिर 1 वर्ष तक उन्होंने आगरा का रुख नहीं किया। अंजलि मौसी स्वयं फोन करके पापा की खबर देती रहती थी। एक दिन पापा बाथरूम में गिर गए और उनके पैर की हड्डी टूट गई। रमेश एक दिन के लिए आया अवश्य, किंतु पैर की हड्डी के ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन रूम में ले जा चुके थे, सो पापा से भेंट नहीं हुई। ऑपरेशन के बाद रमेश अगले ही दिन लौट आया। उसका एक वकील मित्र था, रोहन। उसने और अंजलि मौसी ने चढ़ बढ़कर पापा की सेवा की, इसलिए रमेश चिंता फ्री था और रोहन पापा की प्रॉपर्टी और धन की देखभाल करता था, इसलिए रमेश उससे संपर्क बनाए रखता था। पापा फिर बिस्तर से उठ न पाए। वे बिस्तर के होकर रह गए थे। अंजलि, रोहन ने रमेश और रोशनी को आने के लिए कहा, किंतु उन्होंने बच्चों का परीक्षा और बहुत सारे कारणों का बहाना बनाया। अंत में उन्हें पापा की मृत्यु का समाचार मिला और रमेश पत्नी व बच्चों सहित तुरंत आगरा पहुंच गया। वहां पिता के मृतक शरीर को देखकर उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। लोग अंजलि मौसी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि उसने जितना पापा की सेवा की वह घर का सदस्य नहीं कर सकता था, किंतु रमेश कुछ सुन नहीं रहा था। एक अजीब सा भाव उसके मन, मस्तिष्क और शरीर में छाया था। अहम भाव। सब कुछ मेरा है, मैं इस घर का बैंक बैलेंस सबका मालिक हूँ।
मेरे ऊपर कोई नहीं है, जो इच्छा हो कर सकता हूँ। कोई डांट फटकार आदेश अवज्ञा नहीं। रमेश को लगा कि वह सिंहासन पर बैठा है और उसकी ताजपोशी हो रही है। यह एहसास नया नहीं था। एक पीढ़ी के गुजर जाने के बाद दूसरी पीढ़ी के बड़े को यह प्रॉपर्टी का हमेशा ही ऐसा आनंद होता है। तब बच्चे बुजुर्गों की मृत्यु से दुखी नहीं बल्कि संतोष का अनुभव करते हैं। अचानक उसकी नज़र अंजलि मौसी पर पड़ी। उसने धीरे किंतु विस्फोट स्वर में कहा, 13वीं के बाद तुम माँ बेटी को मैं एक क्षण यहाँ नहीं देखना चाहता। इस तरह पापा की मृत्यु देह की उपस्थिति में उसने अंजलि मौसी जिसने उसके कर्तव्यों का बखूब निर्वाह किया था, उसका ही पत्ता काट दिया। रोहन ने कुछ बोलने का प्रयास किया किंतु उसने इशारे से उसे चुप करा दिया। वह अंतिम संस्कार के पूर्व किसी प्रकार का तमाशा नहीं चाहता था। अंजलि चुपचाप रोती रही। अंतिम संस्कार के बाद रमेश की महत्व जैसे और बढ़ गई। पिता को मुख अग्नि देकर वह समाज के लोगों के बीच बैठकर दीन दुखी की बातें करता रहा। उनके जाते ही उसके भीतर शांत बैठा परिवार का मुखिया फिर जाग गया। वह रोहन से पिता की संपत्ति का ब्यौरा लेने लगा और अंजलि मौसी को अगले ही दिन जाने का आदेश सुना दिया। रोहन ने उसे समझाया, अंजलि रुक जाओ, 13वीं हो तो हो जाने दो। बिल्कुल नहीं, तुम्हें नहीं पता, इस स्त्री के कारण ही मेरे पिता मुझसे दूर हो गए। मुझे अंतिम समय कुछ न कर पाने का पितृ कर्ज चढ़ गया। किंतु अंजलि मौसी ने अथक परिश्रम तो किया, तो कम से कम 13वीं की रस्म रहने दो। कैसी 13वीं? उसके लिए हम फिर आएंगे, किंतु इतनी लंबी छुट्टी ना मुझे मिलेगी ना बच्चों को। स्कूल से मैं घर लॉक करके जाऊंगा। सुबह लॉकर से गहने निकाल लूंगा, रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लूंगा, घर अलमारी के कीमती सामान ठिकाने लगा दूंगा। किंतु तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा भला कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारे पिता की वसीयत। उन्होंने 13वीं के दिन मुझसे वसीयत पढ़ने को कहा था, किंतु तुम्हारी जल्दबाजी के कारण आज ही मुझे तुमको बताना है कि यह घर वे अंजलि मौसी के नाम कर गए हैं। बैंक के रुपयों का 50% वे किसी अनाथ आश्रम को देकर गए हैं और बाकी 50% तुम्हारे बच्चों के नाम कर गए हैं, जो उन्हें बालिग होने पर मिलेगा। अलमारी और लाकर के जेवर वे तुम्हारी पत्नी को दे कर गए हैं। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मुंह खोले रोहन को ताकता रहा। स्त्री पुरुष का केवल एक ही रिश्ता नहीं होता है। तुमने उन पर, एक वृद्धक व्यक्ति पर चरित्रहीन का आपेक्षा लगाकर अंतिम समय में उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया, जिसका तुम्हें पश्चाताप करना होगा। रोहन ने अपनी वाणी को विराम दिया और उसे हिर्सत से देखते हुए चला गया। सिसक कर रोती अंजलि मौसी के सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं रह गई थी। रमेश वैसे ही सिर झुकाए बैठा रहा। माँ बाप के साथ कुछ गलत करने से पहले सोच लेना चाहिए। यह तो संसार की श्रृंखला है। जो आज आप सोच रहे हो वही कल आपको भी मिलेगा। जो आज आप सोच रहे हो वही कल वह भी सोचे थे। मेरे बच्चे ऐसे नहीं होंगे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब